अध्याय 15। सोमवार को मां बनने के दिन हवा में जादुई शांति थी जो शरद ऋतु में आम है। पूरी दुनिया ठंडी और चमकदार लग रही थी और समय रुका हुआ लग रहा था। मैं भोर में बिस्तर से उठी और अपने रोइंग गियर को पहना बाहर जाने के लिए उत्सुक थी। पहले घंटे में नदी खाली थी। जैसे ही सूरज क्षितिज पर चढ़ा, कोहरा पानी की रेखा की ओर बढ़ गया, जिससे मैं धुंध और गुलाबी धूप के बीच से फिसल रहा था। जब मैं घाट पर पहुंचा तो मैथ्यू नावघर की बालकनी की ओर जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके गले में एक पुराना भूरा और हड्डी धारीदार न्यू कॉलेज स्कार्फ लटका हुआ था। मैं नाव से बाहर निकला, अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और अविश्वास में उसे घूरता रहा। तुम्हें वह चीज कहाँ से मिली? मैंने दुपट्टे की ओर इशारा किया। आपको पुराने सदस्यों के प्रति अधिक सम्मान रखना चाहिए, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा और एक छोर को अपने कंधे पर फेंक दिया। मुझे लगता है कि मैंने इसे खरीद लिया है 1920 में, लेकिन मुझे ईमानदारी से याद नहीं है। निश्चित रूप से महान युद्ध समाप्त होने के बाद। अपना सिर हिलाते हुए मैंने पतवारों को नावघर में ले गया। जब मैं अपनी नाव को पानी से बाहर निकाल रहा था, तभी दो चालक दल एकदम सही, शक्तिशाली एकता के साथ घाट से गुजरे। मेरे घुटने थोड़े झुके और नाव इतनी ऊपर नीचे हुई कि उसका वजन मेरे सिर पर आ गया। आप मुझे इसमें मदद क्यों नहीं करने देते? मैथ्यू ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। कोई संभावना नहीं। नाव को अंदर ले जाते समय मेरे कदम स्थिर थे। उसने दबी हुई सांस में कुछ बड़बड़ाया। नाव को सुरक्षित तरीके से रैक में रखने के बाद मैथ्यू ने मुझे मैरी और डैन के कैफे में नाश्ता करने के लिए आसानी से मना लिया। उसे दिन भर मेरे बगल में बैठना था और सुबह की मेहनत के बाद मैं भूखा था। उसने मुझे कोहनी से पकड़कर दूसरे खाने वालों के पास ले गया। उसका हाथ पहले से ज्यादा मेरी पीठ पर मजबूत था। मैरी ने मुझे एक पुराने दोस्त की तरह अभिवादन किया और स्टेफ ने मेनू के बारे में चिंता नहीं की। बस जब वो टेबल पर आई तो हमेशा की तरह घोषणा की। उसकी आवाज में सवाल का कोई संकेत नहीं था, और जब प्लेट अंडे, बेकन, मशरूम और टमाटर से लदी हुई थी तो मुझे खुशी हुई कि उसने कुछ और महिला जैसी चीज पर जोर नहीं दिया। नाश्ते के बाद मैं लॉज से होते हुए अपने कमरे में गया और नहाने तथा कपड़े बदलने लगा। फ्रेड ने अपनी खिड़की से झांका कि क्या ये वास्तव में मैथ्यू की जगुआर थी जो गेट के बाहर आकर रुकी थी। कुली हमारे अजीबोगरीब औपचारिक रिश्ते के बारे में प्रतिस्पर्धी भविष्यवाणियों पर दांव लगा रहे थे। आज सुबह पहली बार मैं अपने एस्कॉर्ट को मुझे छोड़ने के लिए मनाने में कामयाब रहा था। का दिन का उजाला है और अगर आप डिलीवरी के समय में उसका गेट बंद कर देंगे तो फ्रेड को बिल्ली के बच्चे हो जाएंगे। जब मैथ्यू कार से बाहर निकलने लगा तो मैंने विरोध किया। वो गुस्से से भर गया था, लेकिन इस बात पर सहमत था कि संभावित वाहन हमले को रोकने के लिए बस सीधे प्रवेश द्वार पर गाड़ी चलाना पर्याप्त था। इस माँ की दिनचर्या के हर कदम को धीरे धीरे और सोच समझकर उठाने की जरूरत थी। मैंने लंबे समय तक और आराम से स्नान किया। गर्म पानी मेरी थकी हुई मांसपेशियों पर फिसल रहा था। फिर भी जल्दी में नहीं, मैंने आरामदायक काली पतलून पहनी, एक टर्टलनेक ताकि बढ़ती ठंड में मेरे कंधे अकड़ न जाएं, और एक उचित रूप से प्रस्तुत करने योग्य आधी रात का नीला कार्डिगन पहना ताकि असंतुलित कालेपन को कम किया जा सके। मेरे बाल एक लो पोनीटेल में बंधे थे। सामने का छोटा टुकड़ा हमेशा की तरह आगे की ओर झुका हुआ था और मैंने बड़बड़ाते हुए इसे अपने कान के पीछे धकेल दिया। मेरे प्रयासों के बावजूद जैसे ही मैंने लाइब्रेरी के कांच के दरवाजे खोले, मेरी चिंता बढ़ गई। गार्ड की आंखें मेरी असामान्य रूप से गर्मजोशी भरी मुस्कान को देखकर सिकुड़ गईं और उसने मेरे रीडर कार्ड पर तस्वीर के साथ मेरा चेहरा जांचने में बहुत समय लगाया। आखिरकार उसने मुझे अंदर जाने दिया और मैं ड्यूक हम्फ्रे की सीढ़ियों पर चढ़ गया। मैथ्यू के साथ मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे एलिजाबेथन डेस्क के पहले बे के बीच मध्ययुगीन विंग की एक शुद्धिकरण कुर्सी पर लेटे हुए देखना स्वागत योग्य था। जब मेरा लैपटॉप लकड़ी की सतह पर गिरा तो उसने ऊपर देखा। क्या वह यहाँ है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, नॉक्स का नाम लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हुए। मैथ्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। सेल्डन एंड में। ठीक है,
जहाँ तक मेरा सवाल है, वो वहाँ पूरे दिन इंतजार कर सकता है, मैंने धीरे से कहा, डेस्क पर उथले आयताकार ट्रे से एक खाली अनुरोध पर्ची उठाते हुए। उस पर मैंने लिखा, इशमोल एमएस 782, मेरा नाम और मेरा रीडर नंबर। सीन कलेक्शन डेस्क पर था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए बताया, मेरे पास 2 आइटम रिजर्व में हैं। वो पिंजरे में गया और मेरी पांडुलिपियों के साथ लौटा, फिर मेरे नए अनुरोध के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने पर्ची को ग्रे कार्डबोर्ड लिफाफे में डाल दिया जिसे स्टैक में भेजा जाएगा। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? सीन ने पूछा। जरूर, मैंने इशारा करके बताया कि मैथ्यू को वहीं रहना चाहिए जहां वह था और शॉन के पीछे पीछे झूलते हुए गेट से होते हुए आर्ट्स एंड में चला गया, जो सेल्डन एंड की तरह पुरानी लाइब्रेरी की लंबाई के लंबवत था। हम शीशे से बनी खिड़कियों के नीचे खड़े थे, जहां से सुबह की कमजोर धूप अंदर आ रही थी। क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रोफेसर क्लेयरमोंट, नहीं, यह मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। सीन ने बीच के गलियारे की ओर देखा जैसे उसे उम्मीद थी कि मैथ्यू बाहर निकलकर उसे घूरेगा। पिछले 1 हफ्ते से पूरी जगह अजीबोगरीब बत्तखों से भरी हुई है। असहमत होने में असमर्थ, मैंने सहानुभूति की दबी हुई आवाजें निकाली। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे बताएंगे, है न? बेशक, शॉन, लेकिन प्रोफेसर क्लेयरमोंट ठीक हैं। आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा पुराना दोस्त अप्रसन्न दिख रहा था। शॉन को पता होगा कि मैं अलग हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तुमसे उतना अलग नहीं हूँ। मैंने अपनी सीट पर वापस आकर मैथ्यू से कहा। बहुत कम है, उन्होंने उदास होकर कहा और अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पांडुलिपि आने में घंटों लग जाते, लेकिन कीमिया के बारे में सोचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं एक पिशाच और कॉल डेस्क के बीच फंस गया था। हर बार जब स्टैक से नई किताबें निकलती तो मैं ऊपर देखता। कई बार गलत अलार्म बजने के बाद सेल्डन एंड से धीमी सी आवाजें आती हुई दिखाई दी। मैथ्यू अपनी कुर्सी पर तनाव में आ गया। पीटर नॉक्स टहलते हुए आया और रुक गया। डॉक्टर बिशप, उसने शांत भाव से कहा। मिस्टर नॉक्स, मेरी आवाज भी उतनी ही ठंडी थी और मैंने अपना ध्यान मेरे सामने खुले वॉल्यूम पर केंद्रित कर लिया। नॉक्स ने मेरी दिशा में एक कदम बढ़ाया। मैथ्यू ने नीधम के कागजात से अपनी नजरें हटाए बिना धीरे से कहा, मैं यहीं रुक जाऊंगा जब तक कि डॉक्टर बिशप आपसे बात करना न चाहें। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरे माथे पर दबाव की भावना घूम रही थी और एक आवाज मेरी खोपड़ी में फुसफुसा रही थी। मेरी सारी ऊर्जा चुड़ैल को मेरे विचारों से दूर रखने में लगी हुई थी। मैंने कहा था कि मैं व्यस्त हूँ। मैंने पत्थर की तरह दोहराया। मैथ्यू ने अपनी पेंसिल नीचे रखी और डेस्क से दूर हट गया। मिस्टर नॉक्स अभी अभी जा रहे थे, मैथ्यू। लैपटॉप की ओर मुड़ते हुए मैंने कुछ बकवास वाक्य टाइप किए। थूक, तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? नॉक्स थूक। मैथ्यू ने गुर्राते हुए अपना हाथ हल्के से उसकी बांह पर रखा। नॉक्स की नज़र उस जगह पर टिकी हुई थी जहां एक चुड़ैल और एक पिशाच के शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। उस क्षण तक नॉक्स को केवल यही संदेह था कि मैथ्यू और मैं चुड़ैलों के आराम के लिए बहुत करीब थे। अब उसे यकीन हो गया था। तुमने उसे बता दिया है कि तुम हमारी किताब के बारे में क्या जानते हो? नॉक्स की क्रूर आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी, और हालांकि मैंने उसके हस्तक्षेप के खिलाफ जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। जब उसने मेरे प्रयासों का विरोध किया तो मैं आश्चर्य से चौंक गया। सीन ने घबराकर कॉल डेस्क से ऊपर देखा। मैथ्यू की बांह कांप रही थी, उसकी गुर्राहट धीरे धीरे एक खतरनाक खर्राटों में बदल रही थी। अब किसने मानव का ध्यान आकर्षित किया है? मैंने चुड़ैल से फुफकारते हुए मैथ्यू की बांह को दबाया ताकि उसे पता चल सके कि मुझे उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है। नॉक्स ने अप्रिय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर बिशप, आज सुबह आपने इंसानों से कहीं अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। रात होने से पहले ऑक्सफोर्ड की हर चुड़ैल जान जाएगी कि आप एक गद्दार हैं। मैथ्यू की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और वह अपने गले में लटके ताबूत तक पहुंच गया।
हे भगवान, मैंने सोचा, वह बोडेलियन में एक चुड़ैल को मारने जा रहा है। मैंने खुद को उन दोनों के बीच में खड़ा कर लिया। बस, मैंने नॉक्स से धीरे से कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं सीन को बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और उससे सुरक्षाकर्मियों को बुलाने को कहूंगी। आज सेल्डन एंड में रोशनी बहुत तेज है, नॉक्स ने आखिरकार गतिरोध को तोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं लाइब्रेरी के इस हिस्से में चला जाऊंगा। वह टहलता हुआ चला गया। मैथ्यू ने मेरा हाथ अपने हाथ से हटाया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। हम जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। जब तक हमें वह पांडुलिपि नहीं मिल जाती, हम नहीं जा रहे हैं। क्या तुम सुन रहे थे? मैथ्यू ने गुस्से से कहा। उसने तुम्हें धमकाया। मुझे इस पांडुलिपि की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। वह अचानक रुक गया। मैंने मैथ्यू को उसकी सीट पर धकेल दिया। शॉन अभी भी हमारी तरफ देख रहा था, उसका हाथ फोन के ऊपर था। मुस्कुराते हुए मैंने अपना सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान पिशाच की तरफ लगाया। यह मेरी गलती है। जब वह वहां खड़ा था तो मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था, मैंने धीरे से कहा, उसके कंधे की ओर देखते हुए, जहां मेरा हाथ अभी भी टिका हुआ था। मैथ्यू की ठंडी उंगलियों ने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। क्या तुम्हें उस स्पर्श का अफसोस है या इस बात का कि चुड़ैल ने तुम्हें देख लिया? नहीं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी ग्रे आंखें एक पल में दुख से आश्चर्य में बदल गईं। लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं लापरवाह हो जाऊं। नॉक्स के फिर से पास आने पर मैथ्यू ने मेरी ठोड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसकी इंद्रियां चुड़ैल की ओर मुड़ गईं। जब नॉक्स कुछ डेस्क दूर रह गया, तो पिशाच ने अपना ध्यान मेरी ओर फिर से केंद्रित कर लिया। उसका एक और शब्द और हम जा रहे हैं, पांडुलिपि हो या न हो, मेरा मतलब है, डायना। उसके बाद कीमिया के चित्रण के बारे में सोचना असंभव साबित हुआ। गिलियन की यह बात कि चुड़ैलों का क्या हुआ जो दूसरी चुड़ैलों से रहस्य छिपाती थी, और नॉक्स का ये दृढ़ कथन कि मैं एक गद्दार हूँ, मेरे दिमाग में गूंजता रहा। जब मैथ्यू ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए कहा, तो मैंने मना कर दिया। पांडुलिपि अभी भी नहीं आई थी, और जब वह आई तो हम ब्लैकवेल में नहीं हो सकते थे, नॉक्स के इतने करीब होने के कारण नहीं। मैथ्यू के जोर देने पर मैंने पूछा, क्या तुमने देखा कि मैंने नाश्ते में क्या खाया? मुझे भूख नहीं है। कुछ ही देर बाद मेरा कॉफी प्रेमी डेमन अपने हेडसेट को कॉर्ड से घुमाते हुए मेरे पास आया। अरे, उसने मैथ्यू और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। मैथ्यू ने तेजी से ऊपर देखा। आप दोनों को फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या ये ठीक रहेगा कि मैं नीचे अपना ईमेल चेक कर लूं, क्योंकि चुड़ैल यहीं आपके साथ है? आपका नाम क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। टिमोथी, उसने जवाब दिया, अपनी एड़ियों पर पीछे की ओर झुकते हुए। उसने बेमेल काउबॉय बूट पहने हुए थे, एक लाल और एक काला। उसकी आंखें भी बेमेल थीं, एक नीली थी और एक हरी। आप अपना ईमेल अवश्य देखें, टिमोथी। तुम ही हो। उसने मेरी ओर अपनी उंगलियां उठाईं, लाल बूट की एड़ी पर हाथ घुमाया और चला गया। 1 घंटे बाद मैं खड़ा था, अपनी अधीरता पर काबू नहीं रख पा रहा था। पांडुलिपि अब तक आ जानी चाहिए थी। पिशाच की आंखें 6 फीट की खुली जगह से होते हुए कॉल डेस्क तक मेरा पीछा करती रहीं। वे बर्फ की तरह सख्त और कुरकुरी थीं, न कि बर्फ की तरह नर्म, और वे मेरे कंधों की हड्डियों से चिपकी हुई थीं। हाय, सीन, क्या आप ये जांचेंगे कि मैंने इस समय जो पांडुलिपि मांगी थी, वो वितरित हो गई है या नहीं? किसी और के पास ये होना चाहिए, सीन ने कहा। आपके लिए कुछ भी नहीं आया है। क्या तुम्हें यकीन है? किसी और के पास यह नहीं था। सीन ने पर्चियों को खंगाला और मेरा अनुरोध पाया। उस पर कागज की कतरन से चिपका एक नोट था। ये गायब है। ये गायब नहीं है। मैंने इसे कुछ सप्ताह पहले देखा था। चलो देखते हैं। वह डेस्क के पास से गुजरा और सुपरवाइजर के ऑफिस की ओर चल पड़ा। मैथ्यू ने अपने कागजों से ऊपर देखा और देखा कि सीन उसके खिलाफ रैप कर रहा है। खुली चौखट। डॉक्टर बिशप को ये पांडुलिपि चाहिए और इसे गायब बताया गया है। सीन ने समझाया। उसने पर्ची आगे बढ़ाई।
मिस्टर जॉनसन अपनी मेज पर रखी एक किताब को ध्यान से देखते हुए रीडिंग रूम के पर्यवेक्षकों द्वारा पीढ़ियों से लिखी गई पंक्तियों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोले, हाँ हाँ, इशमोल 782, यह 1859 से गायब है। हमारे पास माइक्रोफिल्म नहीं है। मैथ्यू की कुर्सी उनकी मेज से खिसक गई। लेकिन मैंने इसे कुछ सप्ताह पहले देखा था। ये संभव नहीं है, डॉक्टर बिशप। पिछले 150 सालों में किसी ने इस पांडुलिपि को नहीं देखा है। मिस्टर जॉनसन ने अपने मोटे मोटे चश्मे के पीछे से पलकें झपकाईं। डॉक्टर बिशप, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं जब आपके पास समय हो? मैथ्यू की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। हाँ, बिल्कुल। मैं आंख मूंद कर उनकी ओर मुड़ी। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाकर मिस्टर जॉनसन से कहा। हम जा रहे हैं अब, मैथ्यू ने फुसफुसाया। गलियारे में कई तरह के जीव हम पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। मैंने नॉक्स, टिमोथी, डरावनी बहनें, गिलियन और कुछ और अपरिचित चेहरे देखे। ऊंची किताबों की अलमारियों के ऊपर ड्यूक हनफ्रे के रीडिंग रूम की दीवारों पर सजे राजाओं, रानियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पुराने चित्र भी हमें घूर रहे थे, हर तरह से उतनी ही कटु अस्वीकृति के साथ। ये गायब नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी देखा है, मैंने स्तब्ध होकर दोहराया। हमें इसकी जांच करवानी चाहिए। अब इसके बारे में बात मत करो, इसके बारे में सोचो भी मत। उसने बिजली की गति से मेरी चीजें समेटी। मेरे काम को सहेजते समय उसके हाथ धुंधले पड़ गए और उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने आज्ञाकारी ढंग से अपने मन में अंग्रेजी सम्राटों की कहानियां दोहरानी शुरू कर दी, विलियम द कॉन्करर से शुरुआत करते हुए, ताकि मेरे मन से गायब पांडुलिपि के बारे में विचार निकल जाएं। नॉक्स अपने मोबाइल पर मैसेज करते हुए वहां से गुजरा। उसके पीछे डरावनी बहनें भी थीं, जो हमेशा से ज्यादा डरावनी लग रही थीं। वे सब क्यों जा रहे हैं? मैथ्यू ने पूछा। आपको इशमोल 782 याद नहीं है? वे फिर से संगठित हो रहे हैं। उसने मेरा बैग और कंप्यूटर मेरी ओर बढ़ाया और मेरी 2 पांडुलिपियां उठा लीं। अपने खाली हाथ से उसने मेरी कोहनी को पकड़ा और हमें कॉल डेस्क की ओर ले गया। टिमोथी ने शांति का संकेत देने और दूर जाने से पहले सेल्डन एंड से उदास होकर हाथ हिलाया। शॉन, डॉक्टर बिशप मेरे साथ कॉलेज वापस जा रहे हैं, ताकि नीधम के पेपर्स में मुझे मिली एक समस्या को सुलझाने में मदद कर सकें। उन्हें दिन के बाकी समय में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं भी वापस नहीं आऊँगा। मैथ्यू ने शॉन को बॉक्स में बंद पांडुलिपियां थमा दी। शॉन ने पिशाच को एक गहरी नज़र से देखा और फिर उन्हें एक साफ सुथरे ढेर में डाल दिया और बंद पांडुलिपि होल्ड की ओर बढ़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय हमने एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं किया, और जब तक हम कांच के दरवाजे को तोड़कर आंगन में पहुंचे, मैं सवालों की बौछार करने के लिए तैयार था। पीटर नॉक्स विलियम हर्बर्ट की कांस्य प्रतिमा के चारों ओर लोहे की रेलिंग के सहारे लेटा हुआ था। मैथ्यू अचानक रुक गया और मेरे सामने तेज कदमों से आया और अपने कंधे को हिलाते हुए मुझे अपने भारी शरीर के पीछे ले गया। तो, डॉक्टर बिशप, आपको वह वापस नहीं मिला? नॉक्स ने दुर्भावना से कहा। मैंने आपको बताया था कि यह एक संयोग था। जादू टोने में उचित प्रशिक्षण के बिना बिशप भी उस जादू को नहीं तोड़ सकता। आपकी माँ ने इसे संभाल लिया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रतिभा को साझा नहीं करते हैं। मैथ्यू ने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुड़ैलों के बीच में हस्तक्षेप न करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह नॉक्स को अनिश्चित काल तक गला घोंटने से खुद को नहीं रोक पाया। ये गायब है। मेरी माँ प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह ब्लडहाउंड नहीं थी। मैं भड़क उठी और मैथ्यू का हाथ मुझे चुप कराने के लिए थोड़ा ऊपर उठा। मैं लापता था, नॉक्स ने कहा। तुमने इसे वैसे भी पा लिया। यह अच्छी बात है कि तुम दूसरी बार जादू को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? मैंने अधीरता से पूछा। क्योंकि हम अपने इतिहास को उसके जैसे जानवरों के हाथों में नहीं जाने दे सकते। चुड़ैलों और पिशाचों का मेल नहीं होता, डॉक्टर बिशप। ये दोनों बेहतरीन हैं। इसके लिए कारण बताइए। याद रखिए कि आप कौन हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको इसका पछतावा होगा। एक चुड़ैल को दूसरी चुड़ैलों से कोई रहस्य नहीं छिपाना चाहिए। जब वह ऐसा करती है तो बुरी चीजें होती हैं।
गिलियन की आवाज़ मेरे सिर में गूंज उठी और बोडलियन की दीवारें करीब आ गईं। मैंने उस घबराहट को काबू में किया जो सतह पर उभर रही थी। उसे फिर से धमकी दी और मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालूंगा। मैथ्यू की आवाज़ शांत थी, लेकिन एक गुजरते हुए पर्यटक की जमी हुई नज़र ने सुझाव दिया कि उसके चेहरे ने धोखा दिया। मजबूत भावनाएं। मैथ्यू, मैंने धीरे से कहा, यहाँ नहीं। अब चुड़ैलों को मार डालो, क्लेयरमोंट। नॉक्स ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हारे पास नुकसान पहुंचाने के लिए पिशाच और मनुष्य खत्म हो गए हैं? उसे अकेला छोड़ दो। मैथ्यू की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसका शरीर इस बात के लिए तैयार था कि अगर नॉक्स ने मेरी तरफ कोई मांसपेशी भी हिलाई तो वह हमला कर देगा। चुड़ैल का चेहरा टेढ़ा हो गया। ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। वह हमारी है, तुम्हारी नहीं। पांडुलिपि भी ऐसी ही है। मैथ्यू, मैंने और भी जोर से दोहराया। नाक में अंगूठी और परेशान चेहरे वाला 13 वर्षीय एक लड़का अब दिलचस्पी से उसका अध्ययन कर रहा था। मैथ्यू ने कहा, मनुष्य घूर रहे हैं। उसने पीछे हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। गर्म त्वचा के खिलाफ ठंडी त्वचा का झटका और यह एहसास कि मैं उससे बंधी हुई थी, एक साथ थे। उसने मुझे आगे की ओर खींचा और अपने कंधे के नीचे मुझे चोदा। नॉक्स ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, उसे सुरक्षित रखने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होगी, क्लेमोंट। वह हमारे लिए पांडुलिपि वापस लाएगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे। बिना एक और शब्द कहे, मैथ्यू ने मुझे चतुर्भुज से होते हुए रेडिक्लिफ कैमरा के चारों ओर चौड़े पत्थर के रास्ते पर ले गया। उसने ऑल सोल्स के बंद लोहे के गेटों को देखा, जल्दी और उत्साह से कसम खाई, और मुझे हाई स्ट्रीट की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। ज़्यादा दूर नहीं, उसने कहा। उसका हाथ मेरे हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ रहा था। मैथ्यू ने मुझे लॉज में नहीं छोड़ा, और अपने कमरे में जाते समय उसने दरबान को एक संक्षिप्त इशारा किया। हम उसके गैरेज में चढ़ गए, जो कि बस था, उतना ही गर्म और आरामदायक जितना शनिवार की शाम थी। मैथ्यू ने अपनी चाबियां साइडबोर्ड पर फेंक दी और मुझे बेपरवाही से सोफे पर बिठा दिया। वो रसोई में गायब हो गया और एक गिलास पानी लेकर लौटा। उसने मुझे पानी दिया और मैंने उसे बिना पिए तब तक पकड़े रखा जब तक कि वो इतना उदास नहीं हो गया कि मैंने एक घूंट लिया और लगभग घुट गया। मुझे दूसरी बार पांडुलिपि क्यों नहीं मिल सकी? मैं ये जानकर हैरान था कि नॉक्स सही साबित हुआ था। मुझे अपनी सहज बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए था। मैथ्यू खिड़की के पास खड़ा था, अपने दाहिने हाथ को कसता और खोलता हुआ, और मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा जादू से क्या संबंध है। जब से तुमने इशमोल 782 देखा है, तब से तुम गंभीर खतरे में हो। नॉक्स धमकी दे सकता है, मैथ्यू, लेकिन वह इतने सारे गवाहों के सामने कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। तुम कुछ दिनों के लिए वुडस्टॉक में रह रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम नॉक्स से दूर रहो। कॉलेज में कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं, बोडलियन में उसके पास से कोई गुजरना नहीं। नॉक्स सही था, मैं पांडुलिपि वापस नहीं पा सकता। वो अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये तो बस एक ख्वाहिश है, डायना। नॉक्स भी इशमोल 782 के रहस्यों को समझना चाहता है, जितना कि तुम या मैं। मैथ्यू का सामान्य रूप से बेदाग रूप रंग खराब हो रहा था। वो अपने बालों में उंगलियां तब तक घुमाता रहा जब तक कि वे जगह जगह बेजुका की तरह खड़े नहीं हो गए। आप दोनों को कैसे यकीन है कि छिपे हुए पाठ में रहस्य हैं? मैंने सोचा, चिमनी की ओर बढ़ते हुए। यह एक कीमिया की किताब है। शायद ये सिर्फ यही है। कीमिया रासायनिक रूप से कही गई सृष्टि की कहानी है। जीव रसायन विज्ञान है, जो जीव विज्ञान पर आधारित हैं। लेकिन जब इशमोल 782 लिखी गई, तब उन्हें न तो जीव विज्ञान के बारे में पता था और न ही रसायन विज्ञान के बारे में आपकी समझ थी। मैथ्यू की आंखें फटी रह गईं। डायना बिशप, मैं तुम्हारी संकीर्ण सोच से हैरान हूँ। उसका भी यही मतलब था। पांडुलिपि बनाने वाले जीवों को शायद डीएनए के बारे में पता न हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वे आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह सृष्टि के बारे में वही सवाल नहीं पूछ रहे थे? रसायन शास्त्र के ग्रंथ रूपक हैं, निर्देश पुस्तिकाएं नहीं। मैंने पिछले कई दिनों के डर और हताशा को उस पर पुनः निर्देशित किया।
वे संकेत दे सकते हैं। बड़ी सच्चाई तो है, लेकिन आप उनसे कोई विश्वसनीय प्रयोग नहीं बना सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, उसने उत्तर दिया। उसकी आंखें अभी भी दबे हुए क्रोध से काली थीं। लेकिन हम संभावित पाठकों के बारे में बात कर रहे हैं जो चुड़ैल, राक्षस और पिशाच हैं। थोड़ा अलौकिक पढ़ना, थोड़ी दूसरी दुनिया की रचनात्मकता और रिक्त स्थान को भरने के लिए कुछ लंबी यादें प्राणियों को ऐसी जानकारी दे सकती हैं जो हम नहीं चाहते कि उनके पास हो। ऐसी जानकारी जो आप नहीं चाहते कि उनके पास हो। मुझे अगाथा विल्सन से किया अपना वादा याद आया और मेरी आवाज़ तेज हो गई। तुम नॉक्स जितनी ही बुरी हो। तुम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एशमो 782 चाहते हो। जब मैंने अपनी चीज़ों को पकड़ा तो मेरे हाथ खुजली करने लगे। शांत हो जाओ। उसकी आवाज़ में एक तीखापन था जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे क्या करना है ये बताना बंद करो। खुजली और बढ़ गई है। मेरी उंगलियां चमकीली नीली थीं और आग की छोटी छोटी किरणें निकल रही थीं जो जन्मदिन के केक पर लगी फुलझड़ियों की तरह किनारों पर चमक रही थीं। मैंने अपना कंप्यूटर नीचे गिराया और उन्हें ऊपर उठाया। मैथ्यू को तो भयभीत होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो उत्सुक दिख रहा था। क्या ऐसा अक्सर होता है? उसकी आवाज़ सावधानीपूर्वक तटस्थ थी। ओह नहीं। मैं चिंगारी छोड़ते हुए रसोईघर की ओर भागा। मैथ्यू मुझसे पहले ही दरवाजे पर पहुंच गया। पानी नहीं, उसने तीखी आवाज़ में कहा। उनमें से बिजली की गंध आ रही थी। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि पिछली बार मैंने रसोई में आग कब लगाई थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, अपने हाथों को हम दोनों के बीच में पकड़े हुए। हम कुछ मिनट तक देखते रहे, जब तक कि मेरी उंगलियों का नीलापन गायब नहीं हो गया और चिंगारियां पूरी तरह से बुझ गईं और पीछे खराब बिजली के तारों की गंध रह गई। जब आतिशबाजी समाप्त हो गई, तो मैथ्यू रसोईघर के दरवाजे के सामने एक पुनर्जागरणकालीन अभिजात वर्ग की तरह बेपरवाह भाव से लेटा हुआ अपने चित्र के लिए इंतजार कर रहा था। अच्छा, उसने कहा, मुझे एक बाज की तरह शांति से देखते हुए जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार रहता है। ये दिलचस्प था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही गुस्सा होते हो? मैं गुस्सा नहीं करता, मैंने उससे दूर जाते हुए कहा। उसका हाथ बाहर निकला और मुझे घुमाकर अपने सामने कर लिया। तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। मैथ्यू की आवाज़ नर्म थी, लेकिन तीखी धार वापस आ गई थी। तुम वाकई गुस्से में हो। मैंने अभी अभी देखा, और तुमने इसे साबित करने के लिए मेरे कालीन में कम से कम एक छेद छोड़ दिया। मुझे जाने दो। मेरा मुंह मुड़ गया जिसे सारा ने मेरा खट्टापुस कहा। यह मेरे छात्रों को हिला देने के लिए पर्याप्त था। अभी मुझे उम्मीद थी कि यह मैथ्यू को एक गेंद की तरह सिकोड़ देगा और दूर लुढ़क जाएगा। कम से कम, मैं चाहता था कि वह अपना हाथ मेरी बांह से हटा ले ताकि मैं वहां से निकल जाऊं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। पिशाचों के साथ दोस्ती जटिल होती है। मैं चाहकर भी तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता। मेरी नज़रें जानबूझकर उसके हाथ पर टिक गईं। मैथ्यू ने अधीरता से अपना हाथ हटा दिया और मैं अपना बैग उठाने के लिए मुड़ा। यदि आप किसी पिशाच से बहस कर रहे हैं तो आपको उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैथ्यू ने पीछे से मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मेरी पीठ को अपनी छाती से इतनी जोर से दबाया कि मैं हर मांसपेशियों को महसूस कर सकता था। अब, उसने सीधे मेरे कान में कहा, हम सभ्य प्राणियों की तरह बात करेंगे कि क्या हुआ था। तुम इससे या मुझसे भाग नहीं रहे हो। मुझे जाने दो, मैथ्यू। मैं उसकी बाहों में संघर्ष करने लगी। नहीं, जब मैंने किसी पुरुष से कुछ करने से मना किया तो उसने कभी मना नहीं किया, चाहे वह लाइब्रेरी में नाक साफ करना हो या मूवी देखने के बाद मेरी शर्ट में हाथ डालने की कोशिश करना हो। मैंने फिर से संघर्ष किया। मैथ्यू की बाहें और कस गईं। मुझसे लड़ना बंद करो, वह हंसते हुए बोला। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम मुझसे बहुत पहले ही थक जाओगे। महिलाओं की आत्मरक्षा की कक्षा में उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर कोई मुझे पीछे से पकड़ ले तो क्या करना चाहिए। मैंने अपना पैर उसके पैर पर पटकने के लिए उठाया। मैथ्यू ने अपना पैर हटा लिया और उसकी जगह उसका पैर जमीन पर जा लगा। अगर तुम चाहो तो हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं ईमानदारी से इसकी सिफारिश नहीं कर सकता। मेरी सजगता तुम्हारी तुलना में बहुत तेज है।
मुझे जाने दो और हम बात कर सकते हैं, मैंने दांत पीसते हुए कहा। वह धीरे से हंसा, उसकी तीखी सांसें मेरी खोपड़ी के निचले हिस्से की खुली त्वचा को गुदगुदा रही थीं। ये बातचीत का कोई अच्छा प्रयास नहीं था, डायना। नहीं, हम इसी तरह बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी उंगलियां कितनी बार नीली हुई हैं। अक्सर नहीं। मेरे प्रशिक्षक ने मुझे सलाह दी थी कि अगर पीछे से पकड़ा जाए और हमलावर की बाहों से छूट जाए तो मैं आराम से रहूं। मैथ्यू ने मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ बार, जब मैं बच्चा था, मैंने रसोई की अलमारियों में आग लगा दी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने अपने हाथ सिंक में डालने की कोशिश की और आग और भी बढ़ गई। मेरे बेडरूम के पर्दे, एक या दो बार। घर के बाहर एक पेड़ था लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा पेड़ था। के बाद से, ये पिछले सप्ताह हुआ, जब मिरियम ने मुझे गुस्सा दिलाया। उसने ऐसा कैसे किया? उसने अपना गाल मेरे सिर के किनारे टिकाते हुए पूछा। यह मेरे लिए सुकून देने वाली बात थी, अगर मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देती कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे पकड़ रहा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे अपना ख्याल रखना सीखना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए तुम पर निर्भर रहना बंद करना होगा। उसने मूल रूप से मुझ पर संकट में फंसी युवती का किरदार निभाने का आरोप लगाया। बस इस विचार ने मेरे खून को उबाल दिया और मेरी उंगलियां फिर से खुजली करने लगीं। तुम बहुत सी चीजें हो, डायना, लेकिन संकट में फंसी युवती उनमें से एक नहीं है। एक हफ्ते से भी कम समय में तुम्हें 2 बार ऐसी प्रतिक्रिया हुई है। मैथ्यू की आवाज़ विचारपूर्ण थी। दिलचस्प, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा सोचते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन यह वैसे भी दिलचस्प है। अब दूसरे विषय पर चलते हैं। उनका मुंह मेरे कान की ओर चला गया और मैंने उसे दूर खींचने की असफल कोशिश की। यह क्या बकवास है कि मुझे एक पुरानी पांडुलिपि के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। मैं शर्म से लाल हो गया। ये शर्मनाक था। सारा और एम ने कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए समय बिता रहे थे क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था। मुझे लगता है कि यह एशमोल 782 है, लेकिन ये सच नहीं है न? उसने कहा, अपने होंठ और गाल को धीरे से मेरे बालों पर फिराते हुए। जवाब में मेरा खून गाने लगा। मैं भी इसे सुन सकता था। वो फिर से हंसा, इस बार संतुष्टि के साथ। मुझे नहीं लगा कि तुम इस पर विश्वास करोगे। मैं बस सुनिश्चित होना चाहता था। मेरा शरीर उसके शरीर में शिथिल हो गया। मैथ्यू, मैंने शुरू किया। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। लेकिन दरवाज़ा बंद मत करना, समझे? हम एक बार फिर शिकार और शिकारी बन गए। अगर ईरान होता, तो उसकी सहज प्रवृत्ति उसे पीछा करने के लिए कहती। मैंने सिर हिलाया और उसने अपनी बाहें मुझसे दूर कर दी, जिससे मैं अजीब तरह से अस्थिर हो गया। मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? वो अपने हाथों को कमर पर रखे हुए खड़ा था, उसके चेहरे पर एक तरफा मुस्कान थी। तुम सबसे ज्यादा परेशान करने वाले प्राणी हो जिनसे मैं कभी मिला हूँ। किसी को भी कभी नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या करना है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। उसने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा। हम वुडस्टॉक जा रहे हैं। नहीं, मैं कॉलेज में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। उसने मुझे पिशाचों और सुरक्षात्मकता के बारे में चेतावनी दी थी। वो सही था, मुझे ये पसंद नहीं आया। तुम नहीं हो, उसने गुस्से से भरी आंखों से कहा। किसी ने तुम्हारे कमरे में घुसने की कोशिश की है क्या? मैं हैरान रह गया। ढीला ताला, याद है। दरअसल हार्डवेयर पर ताज़ा खरोंचें थीं, लेकिन मैथ्यू को इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक पीटर नॉक्स ऑक्सफोर्ड नहीं छोड़ देता, तब तक आप वुडस्टॉक में ही रहेंगे। मेरे चेहरे से मेरी निराशा जाहिर हो रही होगी। मैं इतना बुरा नहीं होऊंगा, उन्होंने धीरे से कहा। तुम जितना चाहो उतना योग कर पाओगे। मैथ्यू के बॉडीगार्ड मोड में होने के कारण मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। और अगर वह सही था जैसा कि मुझे संदेह था कि वह कोई था, तो वह पहले ही फ्रेड को पीछे छोड़कर मेरे कमरे में घुस चुका था। आओ, उसने मेरा कंप्यूटर बैग उठाते हुए कहा। मैं तुम्हें न्यू कॉलेज ले जाऊंगा और जब तक तुम अपना सामान नहीं ले लेते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
लेकिन इश्मोल 782 और तुम्हारी नीली उंगलियों के बीच संबंध के बारे में यह बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, उसने मुझे अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर करते हुए कहा। यह अभी शुरू हुआ है। हम लोगों की कार पार्किंग में गए और मैथ्यू ने एक मामूली नीली वॉक्सहॉल और एक पुरानी प्यूजो के बीच से जगुआर को निकाला। शहर के प्रतिबंधित यातायात पैटर्न को देखते हुए गाड़ी चलाने में पैदल चलने से दुगुना समय लगा। मैथ्यू लॉज के गेट पर पहुंचा। मैं अभी वापस आऊंगा, मैंने कहा। अपना कंप्यूटर बैग कंधे पर लटकाते हुए उसने मुझे कार से बाहर निकाला। डॉक्टर बिशप, आपके पास मेल है, फ्रेड ने लॉज से आवाज दी। मैंने अपने बक्से की सामग्री एकत्र की। मेरा सिर तनाव और चिंता से धड़क रहा था और अपने कमरे की ओर जाने से पहले मैंने मैथ्यू की ओर अपना मेल लहराया। अंदर जाकर मैंने अपने जूते उतारे, अपनी कनपटियां रगड़ी और संदेश मशीन पर नजर डाली। शुक्र है कि वह झपक नहीं रही थी। मेल में सिर्फ बिल और एक बड़ा भूरा लिफाफा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उस पर कोई मोहर नहीं थी जो ये दर्शाता था कि यह विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति से आया था। मैंने अपनी उंगली फ्लैप के नीचे सरकाई और उसमें से सामग्री निकाली। एक साधारण कागज के टुकड़े को किसी चिकनी और चमकदार चीज पर चिपका दिया गया था। कागज पर एक पंक्ति में टेक्स्ट टाइप किया गया था। याद करना। कांपते हाथों से मैंने पर्ची खींची। कागज जमीन पर गिर गया, जिससे एक जानी पहचानी चमकदार तस्वीर सामने आई। हालांकि मैंने इसे केवल अखबारों में काले और सफेद रंग में देखा था। ये रंगीन था और 1983 में जिस दिन इसे लिया गया था उसी तरह चमकीला और जीवंत था। मेरी माँ का शरीर चाक के घेरे में मुंह के बल पड़ा था। उनका बायां पैर असंभव कोण पर था। उनका दाहिना हाथ मेरे पिता की ओर बढ़ा, जो मुंह के बल लेटे हुए थे। उनका सिर एक तरफ धंसा हुआ था और उनके धड़ पर गले से कमर तक घाव था। उनकी कुछ अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं और उनके बगल में जमीन पर पड़ी थीं। मेरे मुंह से कराहने और चीखने के बीच की आवाज निकली। मैं फर्श पर गिर पड़ा, कांप रहा था, लेकिन अपनी आंखें उस छवि से हटा नहीं पा रहा था। डायना। मैथ्यू की आवाज में घबराहट थी, लेकिन वह इतनी दूर था कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। दूर से किसी ने दरवाजे की कुंडी हिलाई। सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ताले में चाबी घुसी हुई थी। दरवाजा खुला और मैंने मैथ्यू के पीले चेहरे के साथ साथ फ्रेड के चिंतित चेहरे को भी देखा। डॉक्टर बिशप, फ्रेड ने पूछा। मैथ्यू इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि फ्रेड को पता चल गया कि वह एक पिशाच है। वह मेरे सामने झुक गया। मेरे दांत सदमे से बजने लगे। मैं तुम्हें अपनी चाबियां देता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कार को ऑल सोल्स ले जा सकते हो? मैथ्यू ने अपने कंधे पर से पूछा। डॉक्टर बिशप की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रोफेसर क्लेयरमोंट, हम इसे यहीं वार्डन के लॉट में रखेंगे, फ्रेड ने जवाब दिया। मैथ्यू ने अपनी चाबियां दरबान की तरफ फेंकी, जिसने उन्हें बड़े करीने से पकड़ लिया। मुझे चिंतित नज़र से देखते हुए फ्रेड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उल्टी होने वाली है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैथ्यू ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया और बाथरूम में ले गया। शौचालय के बगल में डूबते हुए मैंने उल्टी की, तस्वीर को फर्श पर गिरा दिया और कटोरे के किनारों को पकड़ लिया। एक बार जब मेरा पेट खाली हो गया तो सबसे ज्यादा कंपन कम हो गया, लेकिन हर कुछ सेकंड में मेरे अंदर एक कंपन फैल जाती थी। मैंने ढक्कन बंद किया और फ्लश करने के लिए हाथ बढ़ाया, शौचालय को नीचे की ओर धकेला। मेरा सिर घूम गया। मैथ्यू ने मुझे बाथरूम की दीवार से टकराने से पहले ही पकड़ लिया। अचानक मेरी टांगें जमीन पर नहीं रहीं। मैथ्यू की छाती मेरे दाहिने कंधे पर थी और उसकी बाहें मेरे घुटनों के नीचे थीं। कुछ ही क्षणों बाद उसने मुझे धीरे से मेरे बिस्तर पर लिटा दिया और लाइट जला दी, परछाई को दूर कर दिया। मेरी कलाई उसकी ठंडी उंगलियों में थी और उसके स्पर्श से मेरी नब्ज धीमी होने लगी। इससे मेरे लिए उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना संभव हो गया। वो हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसके माथे की छोटी काली नस हर मिनट या तो थोड़ी सी धड़क रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर जा रहा हूँ। उसने मेरी कलाई छोड़ दी और खड़ा हो गया। घबराहट की एक और लहर मुझ पर छा गई।
मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी सारी प्रवृत्तियां मुझे कह रही थीं कि जितना हो सके उतनी दूर और तेज भागो। मैथ्यू ने मुझे कंधों से पकड़ लिया और नजरें मिलाने की कोशिश की। रुको, डायना। मेरे पेट ने मेरे फेफड़ों पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सारी हवा बाहर निकल गई थी, और मैं उसकी पकड़ से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, यह नहीं जानती थी और न ही परवाह करती थी कि वह क्या कह रहा है। मुझे जाने दो, मैंने दोनों हाथों से उसकी छाती पर दबाव डालते हुए विनती की। डायना, मेरी तरफ देखो। मैथ्यू की आवाज़ या उसकी चांद जैसी आंखों को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। क्या हुआ? मेरे माता पिता। गिलियन ने मुझे बताया कि चुड़ैलों ने मेरे माता पिता को मार डाला। मेरी आवाज़ ऊंची और कड़ी थी। मैथ्यू ने कुछ ऐसी भाषा में कहा जो मुझे समझ में नहीं आई। ये कब हुआ? वे कहाँ थे? क्या चुड़ैल ने तुम्हारे फोन पर कोई संदेश छोड़ा था? क्या उसने तुम्हें धमकी दी थी? मुझ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। नाइजीरिया। उसने कहा कि बिशप हमेशा परेशानी का सबब रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पहले मुझे कुछ फोन कॉल करने दो। मैथ्यू ने गहरी, कांपती सांस ली। मुझे बहुत खेद है, डायना। कहाँ जाएं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अफ्रीका में। मैथ्यू उलझन में लग रहा था। किसी को तो शवों की पहचान करनी ही होगी। जब मैं 7 साल का था तब मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भले ही यह बहुत पहले हुआ हो, लेकिन आजकल चुड़ैलें सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करना चाहती हैं। गिलियन पेलोनॉक्स। घबराहट बढ़ने पर मैं कांपने लगी। मुझे लगा कि मेरे गले में चीख निकल रही है। मैथ्यू ने मुझे अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि वह फूट पड़ती, उसने मुझे इतना कसकर पकड़ लिया कि उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की रूपरेखा मेरी त्वचा पर तीखी लग रही थी। चीख सिसकी में बदल गई। चुड़ैलों के साथ बुरा होता है जो रहस्य रखती हैं। गिलियन ने ऐसा कहा। चाहे उसने कुछ भी कहा हो, मैं नॉक्स या किसी अन्य चुड़ैल को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। मैथ्यू की आवाज़ में बहुत गुस्सा था, और उसने अपना सिर झुकाया और मेरे बालों पर अपना गाल टिका दिया, जबकि मैं रो रही थी। ओह, डायना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी आत्मा के बीच में कहीं जंग लगी हुई जंजीर खुलने लगी। ये खुद को, कड़ी दर कड़ी, मुक्त कर रही थी। जहां ये बिना देखे ही पड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ, जो गोल हो गए थे और उसकी छाती से दबे हुए थे, उसके साथ खुल गए। जंजीर गिरती रही, एक अथाह गहराई तक जहां अंधकार और मैथ्यू के अलावा कुछ नहीं था। अंत में यह अपनी पूरी लंबाई तक टूट गई, मुझे एक पिशाच से बांध दिया। पांडुलिपि के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि मेरे हाथों में माइक्रोवेव चलाने के लिए पर्याप्त वोल्टेज था, और तस्वीर के बावजूद, जब तक मैं उससे जुड़ी हुई थी, मैं सुरक्षित थी। जब मेरी सिसकियां शांत हो गईं, तो मैथ्यू वहां से चला गया। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, और फिर तुम आराम करोगी। उसकी आवाज़ में कोई चर्चा नहीं थी, और वह कुछ ही सेकंड में एक गिलास पानी और 2 छोटी गोलियां लेकर वापस आ गया। ये ले लो, उसने कहा, और पानी के साथ ये भी मुझे थमा दिए। क्या रहे हैं? एक शामक। उसकी सख्त नज़र ने मुझे दोनों गोलियों को तुरंत अपने मुंह में डालने के लिए प्रोत्साहित किया, पानी की एक घूंट के साथ। जब से तुमने मुझे बताया था कि तुम आतंक के हमलों से पीड़ित हो, तब से मैं एक गोली अपने साथ रखता हूँ। वह ट्रैंक्विलाइज़र ले रहा है। तुम्हें झटका लगा है, और तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा एड्रेनालाइन है। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। मैथ्यू ने मेरे चारों ओर डुवेट को घसीटा जब तक कि मैं एक गंधदार कोकून में नहीं आ गई। वह बिस्तर पर बैठ गया, और उसके जूते फर्श पर धक्के मार रहे थे, इससे पहले कि वह अपनी पीठ को तकिए के सहारे फैलाए। जब उसने डुवेट में लिपटे मेरे शरीर को अपने से सटाया, तो मैंने आह भरी। मैथ्यू ने अपने बाएं हाथ से मुझे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। मेरा शरीर, अपनी सभी लपेटों के बावजूद, उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट था। दवा ने मेरे रक्त प्रवाह में अपना काम किया। जब मैं सोने जा रहा था, मैथ्यू का फ़ोन उसकी जेब में हिलने लगा, जिससे मैं चौंककर जाग गया। कुछ नहीं है, शायद मार्कस, उसने मेरे माथे पर अपने होंठ फेरते हुए कहा। मेरी धड़कनें रुक गईं।
आराम करने की कोशिश करो। अब तुम अकेले नहीं हो। मैं अभी भी उस जंजीर को महसूस कर सकती थी जो मुझे मैथ्यू से, चुड़ैल से पिशाच तक बांधे रखती थी। उस जंजीर की कड़ियां कसकर और चमकती हुई रखकर मैं सो गया।